गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए हम यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 4 लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या देखा था। लेक्चर नंबर 3 में हमने बात करी थी पुली के बारे में। ठीक है, जो पुली रिलेटेड क्वेश्चन है वो सॉल्व किए थे, उसके कॉन्सेप्ट को हमने समझा था। अब इस लेक्चर में हम पुली की बात करेंगे। अभी एक दो लेक्चर और पुली की बात करेंगे। पुली पूरी तरीके से पैकअप करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। यहाँ पे हम स्टार्ट कर सकते थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में स्प्रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम या स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं सोचता हूँ कि पहले पुली एक बार अच्छी तरीके से समझ लिया जाए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाया जाए। तो आज यहाँ पे पुली की हम ऐसे क्वेश्चन पे बात करेंगे जिसके लिए एक्सेलरेशन डिफरेंट हो। मतलब ये कि अभी जब पहले वाले लेक्चर में जब हमने सॉल्व किया, हमने पुली रिलेटेड क्वेश्चन किए, तो वहाँ पे हमने देखा कि अगर दो ब्लॉक किसी एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और वो उसका पुली के अक्रॉस मोशन हो रहा है, तो हमने कहा दोनों के लिए एक्सेलरेशन जो है वो सेम है। हमने लास्ट में ये देखा ना, हमने कहा कि इस तरीके से मान लीजिए कोई बॉडी है कनेक्टेड है पुली से, और ये इसे आप m1 कहे हो, इसे आप m2 कह सकते हो। तो इस केस में अगर ये बॉडी a एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ इसका मोशन हो रहा है, तो इसका मोशन a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ हो रहा था। ठीक है, हमने इस तरीके के क्वेश्चन किए, बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन भी किए। ये तो मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ आपको किस तरह से हमने न्यूमेरिकल किए हैं जिसमें एक्सेलरेशन सेम थे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए डिफरेंट ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन डिफरेंट हो, तो फिर हम क्या करेंगे? क्या हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? क्या दो उस केस में भी है, उस केस में भी मतलब सिंपल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन इस तरीके से सेम हो सकता है? नहीं, उस केस में एक्सेलरेशन डिफरेंट होंगे। और उस डिफरेंट एक्सेलरेशन को लिखने के लिए एक इक्वेशन है जिसे आप कहते हो कंस्ट्रेंट इक्वेशन। हम बात करने वाले हैं आज कंस्ट्रेंट इक्वेशन की। जो हमारा टॉपिक है कंस्ट्रेंट इक्वेशन की बात करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रेंट इक्वेशन की बात करेंगे। आपने कहा कंस्ट्रेंट एक नया वर्ड आ गया अभी 11th क्लास में। कंस्ट्रेंट मतलब कि अगर कोई बॉडी है, दो बॉडी आपस एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो फर्स्ट बॉडी का जो मोशन हो रहा है उस पर वो डिपेंड कर रहा है सेकेंड बॉडी, उसके वेलोसिटी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट है, मतलब वो बाध्य है उस तरीके से उसका मोशन होने के लिए। ठीक है, तो देखिए कंस्ट्रेंट मोशन एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी हम पुली की बात कर रहे हैं, तो कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर जो पुली रिलेटेड क्वेश्चन है, जो पुली से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसे हम सॉल्व करेंगे। और उसके बाद कंस्ट्रेंट मोशन के लिए हम एक अलग से लेक्चर करेंगे जिसमें हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बातें करेंगे, कंस्ट्रेंट मोशन स्पेशली, जिसमें पुली भी होगा और भी सारे क्वेश्चंस होंगे। देखिए कंस्ट्रेंट मोशन जो है वो आपके लिए IIT JEE एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी है आपका, IIT मेन, IIT एडवांस, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 11th 12th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मैं स्पेशली IIT JEE मेन और एडवांस या नीट जो इस तरह के एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसे आपके लिए आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंस्ट्रेंट मोशन होता क्या है, कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो अब बात ये हो रही थी कि चलिए ये तो सिंपल एक मोशन था जिसमें हमने पहले देखा था पुली का एक्सेलरेशन सेम है, क्या इसके लिए भी हम कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिख सकते हैं? क्या इसके लिए भी हम कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिख सकते हैं? कंस्ट्रेंट इक्वेशन है क्या, उसे लिखते कैसे हैं, तो उसे समझिए आप। देखिए हमने यही एग्जाम्पल लिया, हमने कहा ठीक है सेम इसी तरह इससे ही स्टार्ट करते हैं। कौन से एग्जाम्पल से? हमने कहा कि एक पुली से आपने कनेक्ट कर दिया दो मास कनेक्ट कर दिया आपने। दो मास कनेक्ट कर दिया 1 2, मतलब m1 m2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बात हो रही है आपको, और इसमें आपके लिए कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे कंस्ट्रेंट इक्वेशन, वो देखिए। इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए पुली के केस में अभी तक हमने जो भी फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, इसका आने वाले लेक्चर जो भी कर रहे हैं, हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं जो पुली है हमारा, उसका कोई मास नहीं है, वेट, उसमें कोई वेट नहीं है। ठीक है, और जो स्ट्रिंग है हमारी, जो दोनों ब्लॉक को कनेक्ट किए हुए, उसमें कोई स्ट्रेच नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें ये लंबा छोटा नहीं है, जो एक्चुअल साइज है वही रहेगा। हमने ये कंसीडर कर रखा है, उसके बाद हम प्रॉब्लम को कर रहे हैं पुली के। ठीक है, दो कंडीशन, जो हमारा पुली है उसमें का कोई वेट नहीं है, और स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेच नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अब क्या है कि देखिए जब ये स्ट्रिंग जो है उसमें वो बड़ा या छोटा, उसका एलोंगेशन वगैरह कुछ नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब है कि ये जो लेंथ है वो कांस्टेंट है।
ये जो लेंथ है, दिस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो हम क्या करते हैं कि इसके पुली के सेंटर से हम कहते हैं ठीक है ये डिस्टेंस जो है ये x1 है और ये डिस्टेंस जो है उसे आप x2 कह दो। ठीक है, ये दिस इज x1, दिस इज x2। ठीक है, कंस्ट्रेंट मोशन में हम जो बात करेंगे वो डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड होगी। ये यहाँ से बॉडी यहाँ डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में, ये जा सकता है, ये नीचे आ सकता है। ठीक है, हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिगार्डिंग, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की बातें करेंगे और एक्सेलरेशन की बातें करेंगे। ठीक है, इन तीनों को हम कवर करेंगे। अभी यहाँ पे जो पुली के क्वेश्चन में हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए पुली के केस में हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ठीक है इस केस में हमें एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना है। इससे पहले जो सिंपल तरीके से हम बनाते थे, सॉल्व करते थे, उसमें क्या करते थे, कहते एक्सेलरेशन सेम है, चलो उसको प्रूफ करके देखो। अगर कांस्टेंट इक्वेशन है तो उसे प्रूफ करके दिखाए कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। मैंने कहा ठीक है। तो इस केस में आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि यहाँ से इसकी पुली के सेंटर से ये डिस्टेंस कांस्टेंट, ये बॉडी जो है इतना डिस्प्लेस हो सकता है, ये बॉडी इतना डिस्प्लेस हो सकता है। ठीक है, ये अब जो इसकी लेंथ है उसमें आपका होगा कि ये लेंथ तो ये कांस्टेंट है, ये भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। पुली अगर इस डायरेक्शन में मोशन करे या फिर इस डायरेक्शन में मोशन करे, पुली के ऊपर जो ये वाला पोर्शन है वो तो हमेशा कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, तो उसे हमने कांस्टेंट मान लिया। हमने कहा ये और ये, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये लेंथ जो है वो तो कांस्टेंट है, तो आपने कहा कि x1 प्लस x2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, आप कह रहे हो x1 प्लस x2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तुमने कहा ठीक है भाई, ये तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बातें हमने कर ली कि हमने कहा कि ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इसे अगर हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास जो केस आएगा वो इस तरीके का आएगा, और ये कांस्टेंट है तो ये टर्म क्या हो जाएगा हमारा, जीरो, है ना, ये टर्म जीरो। तो इसका मतलब हो गया कि दिस इज द v1 प्लस v2 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, जिससे मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बात करेंगे, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन आ गया। अब इसके बाद अगर इसको वापस से आप अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हो, मतलब एक बार और इससे आपने दो बार डिफ्रेंशिएट किया, एक बार डिफ्रेंशिएट किया वेलोसिटी के टर्म में रिलेशन आया, दूसरे बार जब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो एक्सेलरेशन के टर्म में रिलेशन आएगा। तो इसे एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 इक्वल्स टू जीरो, है ना, ये टर्म आ जाएगा एक्सेलरेशन। बात समझ रहे? आपने कहा कि इसे जब हम एक बार फर्स्ट बार जब डिफ्रेंशिएट किया हमने x1 प्लस x2 के, तो वेलोसिटी, the rate of change of displacement is called velocity and the rate of change of velocity is called acceleration। तो acceleration के बीच में रिलेशन आ गया हमारा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम कहेंगे कि a1 इक्वल्स टू माइनस a2। हमने कहा a1 इक्वल्स टू माइनस a2। अब देखिए यहाँ पे a1 इक्वल्स टू माइनस a2, अगर इस बॉडी का, ठीक है, हमने अगर ये कहा कि ये a1 है और ये a2 है, ठीक है, हमने जो कैलकुलेट किया, अब इनका देखिए एक्सेलरेशन एक का इस डायरेक्शन में, दूसरे का इस डायरेक्शन में सॉरी। और हम जानते हैं इससे पहले जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं उसमें हम जानते हैं कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होता है। तो यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, और माइनस साइन क्या दिखा रहा, माइनस साइन ये बता रहा है कि इनका डायरेक्शन अपोजिट है, एक ऊपर की तरफ है दूसरा नीचे की तरफ है, एक का मोशन ऊपर है दूसरे की मोशन नीचे है ना। तो ये आपने प्रूफ कर दिया। ये तो हो गया सिंपल बात जो कि हमने कहा कि पुराने लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस करा था, उसे हमने कंस्टेंट इक्वेशन लिखकर हमने प्रूफ कर दिया कि हाँ एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद मेन टॉपिक पे आते हैं जो आज हम यहाँ पे समझने के लिए आए हैं कंस्टेंट इक्वेशन में। देखिए कंस्टेंट इक्वेशन में अगर आपने कहा कि एक दो ब्लॉक हैं, ठीक है, आप कह रहे हो दो ब्लॉक है और वो इस तरीके से कनेक्टेड है, यहाँ से एक ब्लॉक गया है,
दिख रहा है ना। इसे हमने कहा m1, इसे हमने कहा m2। अब इस केस में देखिए, इस केस में एक नया टर्म चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। इसके पहले वाले आपने देखा कि वहाँ पे पुली जो है, ये जो पुली वो फिक्स्ड हुआ करता था, ठीक है, पुली जो है वो फिक्स्ड हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे पुली जो है वो भी मूव कर रहा है ऊपर नीचे, है ना। तो एक कंस्ट्रेंट इक्वेशन का टाइप फर्स्ट है जिसमें हम पुली पे अभी बात नहीं कर रहे हैं। पुली के लिए इसके बाद नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है उसमें हम टोटली पुली की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बातें करेंगे कि पुली का मूवेबल पुली के बारे में हम किस तरीके से अगर है तो उसे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये केस है मूवेबल पुली वाला तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि ये दोनों स्ट्रिंग जो है वो मास m1 से कनेक्टेड है, ये दोनों स्ट्रिंग जो है वो मास m1 से कनेक्टेड है। तो इस केस में क्या इसका और इसका एक्सेलरेशन सेम होगा? क्या लगता है आपको? एक्सेलरेशन सेम होगा? तो देखिए इसे हम क्या करते हैं कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखते हैं। इसके लिए हम कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखते हैं। हम देख के बता तो सकते हैं कि हाँ एक्सेलरेशन दोनों का सेम नहीं है, m1 और m2 के लिए एक्सेलरेशन सेम नहीं है, लेकिन अगर सेम नहीं है तो कितना है, या दोनों एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन क्या है, हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, क्या बताएंगे कि इसका एक्सेलरेशन ये है तो इसका क्या होगा। तो उस रिलेशन को हम कैलकुलेट करेंगे कंस्ट्रेंट इक्वेशन से। उसके लिए हम कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखेंगे, उसे सॉल्व करेंगे और हम फाइंड कर लेंगे कि दोनों रिलेशन के बीच में, दोनों एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन क्या है। बात क्लियर है ना? यहाँ तक बात क्लियर है कि दोनों एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन हमें कंस्ट्रेंट इक्वेशन से मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा। अब यहाँ पे तुम क्या करो कि ये हमने कहा चलो ठीक है, सॉरी ये बात कर रहे हैं, हमने ये कनेक्ट किया, ये इससे मास m1 कनेक्ट कर दिया। थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आपको समझना आसान हो जाए। दिस इज़ m1, दिस इज़ m2, मतलब ये अगर इसे 2 कह दो, इसे m कहो, है ना। तो m1 m2 की बात कर रहे हैं, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पे अब हो क्या रहा है, यहाँ पे आपने कहा कि ये इस तरीके से कनेक्टेड है ना। सेम केस, इसके पहले जो हमने सिंपल जो केस था, जो टेक्निक वहाँ पे अप्लाई किया था वही टेक्निक यहाँ पे अप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन के बीच के रिलेशन को फाइंड करने के लिए। हमने कहा ठीक है, इसके पुली से हमने कहा ये जो डिस्टेंस है, इसकी जो दूरी है वो हम कहते हैं कि ये x1 है। इसकी जो दूरी है m1 की दूरी है जो पुली के सेंटर से x1 है। इसकी जो दूरी है उसे आप कहो कि x2 है, ठीक है। और ये जो है यहाँ से x3 डिस्टेंस पे है, समझ गए आप। इस पॉइंट से इसकी दूरी x1, सेकंड ब्लॉक की x2 और इस पुली की फर्स्ट पुली से x3, ठीक है। ये कर लिया। ये करने के बाद क्या करना था, हमें बताना था उस वाले केस में जो आपने बताया था कि जो स्ट्रिंग है उसके लेंथ का इक्वेशन लिखना है ना। लेंथ के लिए इक्वेशन लिखना है। तो लेंथ के लिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे? सिंपल है, देखिए क्या करना है। अगर हम इस स्ट्रिंग की बात करें, इस स्ट्रिंग की बात करें, ठीक है, इस स्ट्रिंग की बात करें तो ये इसकी लेंथ है और हमें ये और ये फाइंड करना है। हमने कहा ठीक है सर। यानी कि अगर आप लिखो x1 प्लस x3 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट की बात कर रहे हैं हम, और वो कांस्टेंट को कह दो आप L1। हमने कहा L1 है, कोई कांस्टेंट है जिसे हम L1 कह रहे हैं। इस लेंथ की बात कर रहे हैं अपन, इस लेंथ की बात कर रहे हैं x1 प्लस x3, ठीक है, कांस्टेंट L1। बात क्लियर है। अब इसे अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो एक बार वेलोसिटी का टर्म आएगा, जैसे कि इसे इस तरीके से करते हैं ना, प्लस x2 बाई dt इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। एक बार और कांस्टेंट, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन का टर्म आएगा, मतलब डबल डिफरेंशिएशन के बाद एक्सेलरेशन आ रहा है डिस्प्लेसमेंट का। तो हम कहेंगे दिस इज a1 प्लस a3 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ऑन द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x1 प्लस x2।
इस इक्वेशन का जो फर्स्ट ये इक्वेशन है x1 प्लस एक्स2 इक्वल्स टू L1, इसे अगर हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा जो रिलेशन आता है वो क्या आता है हमारा a1 प्लस a3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक आपने कहा ठीक है। तो हमने कहा सर ये इक्वेशन फर्स्ट इसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाली स्ट्रिंग की। इस वाली स्ट्रिंग के लिए हमें ये चाहिए और ये चाहिए, तो ये लेंथ क्या है? अगर आप देखो, अगर आप x1 ये माइनस ये करते हो तो ये मिल जाएगा, समझ रहे? ये माइनस ये करा तो ये मिल गया हमें, है ना? तो अपने कहा ठीक है, तो x1 माइनस x3 प्लस ये तो आपने निकाल लिया। अब इसकी वैल्यू कितनी है, यानी कि इसकी वैल्यू के लिए ये माइनस ये करेंगे तो ये निकल आएगा। तो आप कह सकते हो कि x2 माइनस s3 इक्वल्स टू L2, ये भी कांस्टेंट। ठीक है, अब इसे क्या लिख सकते हैं? हमने कहा x1 प्लस ये टर्म देखिए x2 माइनस x3 दो बार है तो हमने कहा 2x3 इक्वल्स टू L2। L2 क्या हमारा कांस्टेंट है, L2 क्या हमारा कांस्टेंट है ना? L2 क्या हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, अब अगर ये इक्वेशन को, इस इक्वेशन को हम 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, जो इक्वेशन आपने कैलकुलेट किया है आराम से धीरे धीरे समझिए, बेटर समझ में आएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अगर इक्वेशन x1 प्लस x2 माइनस 2x3 इक्वल्स टू L2 को 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी के बीच का रिलेशन आएगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन आएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि अभी हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम एक्सेलरेशन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना? तो चलिए इसे 2 बार डिफरेंशिएट करो। तो एक बार डिफरेंशिएट किया तुमने तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, दूसरी बार जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आएगा? a1 प्लस a2 माइनस 2a3 इक्वल्स टू 0। दिख रहा है? दिख रहा होगा आई थिंक। ठीक है, ये एक इक्वेशन ये है हमारा। ये 2 इक्वेशन आपने कैलकुलेट कर लिए। अब 2 इक्वेशन को आप लिख लीजिए, इन दोनों इक्वेशन को आप लिख लीजिए। हमने कहा फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारा a1 प्लस a3 इक्वल्स टू 0 और सेकंड इक्वेशन जो है हमारा a1 प्लस a2 माइनस 2a3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन से इसके लिए और इसके लिए आप एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्या करें, इस इक्वेशन से आप कह सकते हो कि a3 इक्वल्स टू माइनस a1। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए आप, a3 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। क्या आ जाएगा हमारा a1 प्लस a2 माइनस 2a3 इक्वल्स टू माइनस a1 इक्वल्स टू 0, है ना? तो a1 प्लस a2 माइनस माइनस प्लस 2a1 इक्वल्स टू 0, ये और ये ऐड कर दो तो हमारा क्या आ गया कि 3a1 प्लस a2 इक्वल्स टू 0। तो आप कह सकते हो a2 इक्वल्स टू माइनस 3a1। बात समझ में आई आपको? ये इक्वेशन एक रिलेशन आ गया a2 और इसके एक्सेलरेशन और इसके एक्सेलरेशन के बीच में। बात क्लियर है? इस एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन और इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन आपने कैलकुलेट कर लिया। अब ये एक्सेलरेशन मान लो कि हम कहें कि ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन जो है वो ए है, तो ब्लॉक बी के लिए एक्सेलरेशन 2 के लिए क्या होगा? इस इक्वेशन से ये हमारा a1 था, ये ए था ना, ये a1 की बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट केस सेकंड केस, तो a1 की बात कर रहे हैं। तो ये एक्सेलरेशन अगर a है तो ये एक्सेलरेशन 3 है, a2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा माइनस 2a माइनस 3 है ना? डायरेक्शन अपोजिट, तो यानी कि इधर 3 है। बात क्लियर है? ये आप इस तरीके से इक्वेशन लिखकर इसे सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई परेशानी नहीं है, आप सॉल्व करके एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलो इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग, कुछ वैल्यू ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है एक्सेलरेशन हमारा। मान लीजिए कि गिवन है m1 इक्वल्स टू 1 kg और m2 इक्वल्स टू उसे भी 1 kg मान लेते हैं, है ना। ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है। इस डायग्राम में आप इसे मिटा दो, इसे आपने मिटा दिया, ठीक है। ये दे रखा है डायग्राम, इसमें कह रहा है कि इसका एक्सेलरेशन फर्स्ट बॉडी के लिए और सेकंड ब्लॉक के लिए, फर्स्ट ब्लॉक के लिए सेकंड ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन कैलकुलेट कीजिए आप, है ना। तो इसे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है अभी आपने कैलकुलेट किया, है ना। देखिए इसे हम किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया कि इसका एक्सेलरेशन अगर a है तो हमने कहा इसके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा 3a। इसका डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है तो ये 3 है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है। फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं अपन। फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे दे रखा है m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू जो है 1 kg ईच, दोनों के 1 kg है। अब अगर फर्स्ट ब्लॉक के लिए आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। यहाँ पर टेंशन की बात करेंगे हम। अगर मान लीजिए इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन अगर T है ना, इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन T है, तो इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा हमारा T और T 2T, है ना। इस वाले में 2T। बात समझ गए आप, नहीं समझे? फिर से देखो, इस वाले स्ट्रिंग की बात करते हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग की बात करते हैं। इस स्ट्रिंग में अगर इसका टेंशन T है तो ये इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन T है, और ये T और ये T इस T इसके बराबर, इसके टेंशन के बराबर, तो ये T और ये T 2T हुआ, 2T मतलब 2T हुआ, तो 2T यहाँ पे आ गया। अब ये 2T पूरे में होगा, पूरे स्ट्रिंग में 2T है ना टेंशन, तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे कह सकते हो कि हमारा जो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ होगा वो 2T T नीचे की तरफ M1G, ये फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द फर्स्ट के लिए आपने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया। सेकंड के लिए क्या करेंगे, सेकंड के एक ब्लॉक के केस में हमने कहा कि सेकंड ब्लॉक के केस में एक हमारा टेंशन ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ क्या है M2G, यही है ना, यही है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, है ना। T 2T प्लस T, ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है इस वाले, इसके लिए अगर इक्वेशन लिखे आप, ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है यानी कि टेंशन इसे ऊपर ले जाएगा, टेंशन इसे ऊपर की तरफ इसका मोशन हो रहा है टेंशन, तो ये हमारा हो गया T प्लस, चलो लिख लेते हैं 2T प्लस T माइनस M1G इक्वल्स टू M1A, है ना। अभी हमने बताया ना कि इन दोनों के बीच का एक्सेलरेशन जो है A और 3 है, ठीक है। अब कहोगे सर ये याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा, नहीं याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप इसे देखिए होता क्या है, अभी इसे हम फिर से समझेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे समझिए। यहाँ पे देखो, इनको ऐड करो आप, टेंशन को, जो फ्री बॉडी डायग्राम में इस वाले ब्लॉक में इस तरह का डायग्राम अगर दे रखा है तो इसके टेंशन को ऐड कर दो आप, है ना। तो इसको टेंशन को ऐड कर रहे हो तो क्या हो रहा हमारा 3T, ये टेंशन 3T है ना ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन अगर A है तो 3T यानी कि इसका एक्सेलरेशन 3A होगा। ये जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे है, उसी के मल्टीपल में एक्सेलरेशन होगा, है ना। इसे आप याद रख सकते हो। चलो इसके बाद हम जब एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे तो वहाँ पर भी हम इसे डिस्कस करेंगे कि अगर वहाँ पे ये वैल्यू n है तो ये वैल्यू NA आना चाहिए, है ना। ठीक है, तो आपने कहा ये इसके लिए इक्वेशन तो आपने लिख लिया। इस केस के लिए इक्वेशन क्या होगा, ये बॉडी नीचे इसका मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, तो आप कह सकते हो M2G माइनस T इक्वल्स टू M2 इंटू 3A, है ना। ये एक्सेलरेशन की बात कर लिया हमने। इक्वेशन फर्स्ट ये हमारा हो गया, इक्वेशन सेकंड ये हमारा हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, इसे हम क्या कहेंगे 3t माइनस m की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 इंटू जी यानी कि 10 ये a, ठीक है। इसे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आया, इसे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आया। इसे सॉल्व करते हैं, इसे हमने कहा ये m2 की वैल्यू भी 1 है तो 10 माइनस टी इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 1 तो यानी कि 3 है, सेकंड इक्वेशन ये, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड ये। अब क्या करो, इस t की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, क्या हो जाएगा t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t इधर जाएगा तो 10 माइनस 3 है ना, ये t इधर गया तो 10 इधर ही रहेगा और 3a जो प्लस के साथ इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। आपने रखा, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है, हम इस इक्वेशन में रखते हैं। हम इसे मिटाते हैं यार, काफ़ी नीचे लिखा हो जा रहा है ना। तो देखो इस t को हम यहाँ रखते हैं, इस t की वैल्यू को यहाँ पुट करने को है अपन को। तो आपने कहा 3 क्या है 10 माइनस 3a माइनस 10 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू a, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 30 माइनस 9a 10 इक्वल्स टू a, ये 20 ये इधर जाएगा तो 9 और एक 10a, तो एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 20/10 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया a इस पुली के लिए, मतलब इस ब्लॉक के लिए, है ना। जो नीचे की तरफ ब्लॉक आ रहा था डायग्राम में, आप पीछे जाकर डायग्राम देखो, मैंने तो मिटा दिया, उसके लिए क्या हो जाएगा 3a, तो 3 इंटू 2 यानी कि 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। आप समझ गए इससे, है ना। कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, आराम से समझना है। अब हम कहते हैं 3 केस लेकर समझते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझते हैं। हमने कहा कि इसको और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। देखिए इस तरह के प्रॉब्लम में आपको टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन को समझना होगा, है ना। बार बार तो आप कंस्टेंट इक्वेशन लिख के सॉल्व नहीं कर सकते हो, बार बार कंस्टेंट इक्वेशन लिख के उतना टाइम तो होता नहीं आपके पास एग्जाम में। बार बार कंस्टेंट इक्वेशन लिखिए, उसे सॉल्व कीजिए और आप बताइए कि एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन क्या है। ब्लॉक ए और ब्लॉक 2 के लिए एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या है, उतना टाइम है नहीं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि अगर इसका टेंशन ये है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, उसे हम फिर से समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा कि इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। हमने कहा एक ब्लॉक को, ये पुली, फर्स्ट पुली, सेकंड पुली, एक पुली और लेते हैं, थर्ड पुली, चलो 3 पुली ले लिया। अब एक यहाँ से कनेक्ट कर दो, ये हम कर रहे हैं 1 और इसे हम कर रहे हैं 2। दिस इज ब्लॉक 1, दिस इज ब्लॉक 2, ठीक है। देखिए अभी इस केस में एक्सेलरेशन के A1 और A2 के एक्सेलरेशन का रिलेशन आपको बताना है। A1 और A2 के एक्सेलरेशन का रिलेशन बताना है। क्या करेंगे, वही करेंगे, कंस्टेंट का इक्वेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे भाई, x मतलब x1 x2 x3 डिफाइन करेंगे कहाँ कहाँ होगा, उसके साथ में सबको जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट स्ट्रिंग है उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, सेकंड स्ट्रिंग है उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, थर्ड स्ट्रिंग है उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे। क्योंकि स्ट्रिंग जो है हमारा स्ट्रेच तो हो नहीं सकता, इलोंगेट हो नहीं सकता, कम हो नहीं सकता, यानी कि लेंथ इसके जब भी मोशन हो, कोई भी किसी तरह का मोशन हो, लेंथ तो हमेशा कॉन्स्टेंट है ना। आपने कहा ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूँ, अभी तक हम जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं पुली के या हमने कर रखा है, उसमें हमने पुली का कोई मास नहीं कंसीडर किया है, और स्ट्रिंग हमने कहा स्ट्रेच नहीं हो सकता, इलोंगेट नहीं हो सकता है ना। चलिए ठीक है, इसी में हम इसको चाहे तो आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके अलग से कर सकते हो। हमने कहा ठीक है, फर्स्ट के लिए ये जो दूरी है यहाँ से, इसे हमने कहा ये x1 है, ठीक है, ये x1 है।
और हमने कहा इसके लिए ये x2 है। ठीक है, बात आई समझ में? ये x1 है, ये x2 है। अब यहाँ देखो, हमने उस पहले वाले केस में क्या किया था? पहले वाले केस में क्या किया था? हमने x3 लिया था। जब एक पुली ये था, ये पुली का केस नहीं था। हमने इसके पहले वाला जो केस लिया था वहाँ पर केवल 2 स्ट्रिंग आके इस वाले ब्लॉक से कनेक्ट हो रहे थे, इस वाले ब्लॉक से कनेक्ट हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? यहाँ पे एक पुली को और बढ़ा दिए। एक पुली को जैसे ही बढ़ाए, एक स्ट्रिंग और आके से कनेक्ट हो गया। तो वहाँ पे हमने बात करी थी x3 की, x1, x2, x3 की बात करी थी। अब यहाँ पे एक और आ गया तो हम x4 की भी बात करेंगे, है ना? x4 की भी बात करेंगे। तो आप देखो, इसे हमने कहा कि चलो ये जो हमने कहा ये x3 है मान लीजिए, और ये हमारा x4 है। यही तो हम मान रहे थे ना, यही तो मान रहे थे। हमने कहा ठीक है सर, ठीक है। ये तो बहुत सारे अननोन हो गए, क्या करें इसके लिए? कैसे कैलकुलेट करें? कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आराम से बस इक्वेशन लिख देना है। आपने इक्वेशन लिखा, आपका प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो गया। आपने कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखा, सही लिख दिया एक बार समझ के, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन के लिए देखिए, फर्स्ट ये देखिए, ये इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए तो सेम है, x1 प्लस x3 इक्वल्स टू L1। दिस इज कांस्टेंट। इस साइड का जो भी टर्म है वो हमारा कांस्टेंट है हमेशा, है ना? तो हमने L1 कहा, ये x1 प्लस x3। मैंने कहा ठीक है सर। अब इसकी बात कर लें, इसकी बात कर लें, ठीक है, इसकी बात कर लें। तो ये चाहिए और ये चाहिए हमें। तो ये अगर x1 माइनस x3 करते हैं, x1 माइनस x3 अगर हमने किया तो हमारे पास ये आ गया। इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या होगा? x4 माइनस x3 करते हो आप, तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो। x4 माइनस x3 इक्वल्स टू L2 आपने कहा, ठीक है। दिस इज L2 इज ऑल्सो कांस्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो है L1 L2 दिस इज द कांस्टेंट, ठीक है। अब चलिए इसकी बात कर लेते हैं। इस वाले केस में क्या होगा? हमें ये चाहिए और ये चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी होगी? x1 को अगर x4 से माइनस कर दें तो ये आ जाएगा, ठीक है। x1 माइनस x4 प्लस इसके लिए क्या करेंगे? x2 को अगर x4 से माइनस कर दें, x2 माइनस x4 इक्वल्स टू L3। आ गया ना? ये x1 देखिए, x1 इसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना सीखो। x1 माइनस अगर हमने x4 किया, x1 माइनस अगर हमने x4 किया तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरीके से रिलेशन लिख लिया। अब इस रिलेशन लिखने के बाद क्या करना है? इसको एक्सेलेरेशन 2 बार, सारे इक्वेशन को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है अपने को। जितने इक्वेशन आपने फाइंड किए यहाँ पे, उनको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा? 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन का रिलेशन आ जाएगा। उस एक्सेलरेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? हम बता सकते हैं कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन क्या है ना? सिंपल है ना? चलिए, अगर इसे आप डिफ्रेंशिएट करते हो इसे 2 बार, तो क्या आएगा हमारा? a1 प्लस a3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसे मैं करके साइड में लिखता जाता हूँ। आपने फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या आ गया? a1 प्लस a3 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसके लिए अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमारा हो गया x1 प्लस x4 माइनस 2 बार x3 इक्वल्स टू L2, है ना। इसे 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे, फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? फिर से इसको अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो डबल डिफ्रेंशिएशन के बाद अगर डिस्प्लेसमेंट को आप 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो इसे आप 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हो तो हमारा आता है a1 प्लस a4 माइनस 2a3 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन सेकंड, इसे भी लिख लेते हैं। a1 प्लस a4
माइनस 2a3 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन सेकेंड, 2 इक्वेशन लिख लिया, 2 इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए इसे मिटा दो, इसे तो हमने कैलकुलेट कर लिया। इसकी बात करते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा x1 प्लस x2, अब ये 2 बार 2x4 इक्वल्स टू L3, इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए 2 बार, तो हमारा आ गया a1 प्लस a2 माइनस a4 इक्वल्स टू 0। थर्ड इक्वेशन a1 प्लस a2 माइनस 2a4 इक्वल्स टू 0। ये 3 इक्वेशन आपने कैलकुलेट कर लिया। 3 इक्वेशन जैसे ही कैलकुलेट किया आपका प्रॉब्लम सॉल्व, आपने कर लिया प्रॉब्लम पे विजय, आपको मिल गया विजय, आप जीत गए। अब इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको बताना है कि a1 और a2 के बीच का रिलेशन क्या है। क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को लेकर चलते हैं हम। हमने कहा a3 इक्वल्स टू माइनस a1, हमें a1 और a2 के बीच का रिलेशन चाहिए, a1 और a2 के बीच का रिलेशन चाहिए, यानी कि इक्वेशन से हमें एलिमिनेट किसे करना पड़ेगा, a3 और a4 को। ठीक है, यहाँ पे a3 की जगह पे आपने पुट कर दिया ये, तो हमारा आ गया इक्वेशन इस वाले में। इस इक्वेशन की बात करें, सेकंड इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन सेकंड की बात करें, इक्वेशन फर्स्ट से हमारा ये आया, इक्वेशन सेकंड की बात करें, a1 प्लस a4 माइनस 2 a3 की जगह पे माइनस a1 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया हमारा a1 प्लस a4 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2a1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप कह सकते हो कि a4 इक्वल्स टू माइनस 2 और 3, 2 और 1 3, ये आ गया है ना। अब इस a4 को यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन थर्ड में, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड की बात करते हैं, तो a1 और a2 तो पहले से है, कोई दिक्कत नहीं है। a4 की जगह पे हम a1 का टर्म रख देते हैं, 2 माइनस 3a1 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 6, तो a1 प्लस a2 प्लस 6a1 इक्वल्स टू 0। ये दोनों ऐड करो 7, तो हमारा आ गया 7a1 प्लस a2 इक्वल्स टू 0। देखिए a2 इक्वल्स टू 7a1, ये दोनों a1 और a2 एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन है। ठीक है, ध्यान से देखो, नोट करो। पहले वाले केस में तो a2 इक्वल्स टू क्या आया था, माइनस 3a1। इस वाले केस में a2 इक्वल्स टू क्या आया, माइनस 7a1। तो अब सवाल ये आता है कि इसे याद कैसे रखा जाए, हम किस तरीके से इसको इजीली याद कर सकते हैं, रख सकते हैं, हमें बार बार इसे सॉल्व ना करना पड़े। तो उसके लिए देखिए, कुछ नहीं करना है, आपने जो सॉल्व किया है उसे हम साइड में लिख लेते हैं। पहले जो रिजल्ट आपने कैलकुलेट किया है इतना मेहनत करने के बाद, आपने कहा कि भैया a2 इक्वल्स टू हमारा जो रिलेशन है माइनस 7a1, ये हमने कैलकुलेट कर लिया इतनी मेहनत करने के बाद, है ना। अब यहाँ पे आते हैं, इस वाले डायग्राम को वापस से हम ड्रॉ कर लेते हैं, काफ़ी गंदा सा हो गया है। हमने कहा ये ब्लॉक ठीक है, सेकंड ठीक है, थर्ड ठीक है, ये 2 था हमारा, ये ब्लॉक 1 है ना। अब देखो उस वाली इक्वेशन से अगर हम बात करें, हमने कहा अगर इसका एक्सेलरेशन a है ऊपर की तरफ, तो नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन 7a होना चाहिए, है ना। ये 1, अगर a1 की वैल्यू a है ना, तो a2 की वैल्यू 7a होना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, देखिए a1 इक्वल्स टू a पुट किया हमने, तो a2 की वैल्यू 7 है। माइनस साइन इसलिए क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, हमने माइनस हटा दिया।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तुमने कहा चल ठीक है, हमने तो सर सॉल्व कर रखा था इसलिए हम यहाँ पे बता सकते हैं इजली, है ना। लेकिन हम फास्ट, जब हमें जल्दीबाजी में न्यूमेरिकल करने हो, कंपटीशन में करने हो, एग्ज़ाम में करने हो, तो हम क्या करेंगे। उस केस में देखो, इनका क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम करने के लिए पहले तो टेंशन अप्लाई करो। हमने कहा टी 2 टेंशन, यहाँ पे नीचे की तरफ, डायरेक्शन हमेशा जहाँ कांटेक्ट होगा वहाँ नीचे की तरफ, है ना। ये टी, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 2t, टी, ये पूरे स्ट्रिंग में, पूरे में क्या हमारा 2t, ठीक है, ये 2t नीचे की तरफ। अब ये 2t और ये 2t, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया 4t, है ना। अब यहाँ पे हम ये पूरे स्ट्रिंग में 4t, बात समझ गए? नहीं समझे तो फिर से समझते हैं, फिर से एक बार टेंशन की बात करते हैं, ठीक है। फिर से एक बार टेंशन की बात करते हैं, सेम बात करेंगे। यहाँ पे टेंशन t, यहाँ पे टेंशन t, इस वाले स्ट्रिंग में t, तो t और t, इस वाले में 2t, इस वाले में पूरे में 2t, तो ये 2t और ये 2t, ये 4t, ठीक है। ये 4t पूरे वाले में, तो यहाँ पे भी 4t आ गया हमारा। अब इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लो फ्री बॉडी डायग्राम में, ब्लॉक 1 का। यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो फर्स्ट वाले में t, सेकेंड वाले में 2t, थर्ड वाले में 4t, यही तो है ना, यही तो है ना, 4t 2t t, ठीक है। नीचे की तरफ वेट ड्यू टू ग्रेविटी m1g, है ना, m1g। और अगर हम सेकेंड ब्लॉक की बात करें, तो क्या होगा। सेकेंड ब्लॉक की बात करें तो ऊपर कौन सा टेंशन, नीचे कौन सा m2g, यही हो गया ना इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ये फर्स्ट वाले ब्लॉक का और ये सेकेंड वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद इनका इक्वेशन लिख लेते हैं। मान लेते हैं इसमें भी m1 = 1 kg दे रखा है और m2 = 1 kg ही दे रखा है, ठीक है। अब इसमें आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है कि a1 और a2 की वैल्यू बताइए आप। हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया, अब हमें इक्वेशन लिख के बस वैल्यू पुट कर देना है। आपने वैल्यू पुट किया, आपका इक्वेशन सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व आपका, ठीक है। क्या करेंगे, ये ऊपर की तरफ जा रहा है a एक्सेलरेशन से और ये नीचे की तरफ आ रहा 7a एक्सेलरेशन से, नीचे की तरफ आ रहा 7a एक्सेलरेशन से। तुमने कहा ठीक है सर, तो यानी कि ये आप लिख सकते हो 4t + 2t + t - m1g = m1a, यही है ना। ये प्लस ये माइनस ये इक्वल्स टू m1a फर्स्ट हो गया। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इक्वेशन, ये जब नीचे की तरफ आ रहा तो इसका मतलब है m2g - t = m2a, है ना। ये हमारा क्या हो गया 7t - m1g = m1a, ये हमारा क्या हो गया, ये तो सेम ही है। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए m1 और m2 की। आप जैसे ही वैल्यू पुट करते हो वो इक्वेशन कैसा हो जाता है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर आप m1 की वैल्यू पुट करते हो, ये हो जाएगा हमारा 7t - m1 = 1 और g 10 = a, है ना। ये इक्वेशन, इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा 10, ये वैल्यू 1, तो g की वैल्यू 10 - t = a, यही है ना, ठीक है। यहाँ से t की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन से t, इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारा, इक्वेशन सेकंड से t की वैल्यू जो है यहाँ पुट करते हैं। अब t की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ से t की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, t = ये t उस तरफ करेंगे तो 10 - a, यही है ना, 10 - a। चलिए t यहाँ पुट कर दो, तो 7 × 10 - a - 10 = a, ठीक है। तो ये 70 माइनस क्या हो जाएगा 7
ए 70 माइनस 7a माइनस 10 इक्वल्स टू ए। यही हो रहा ना, यही हो रहा ना? नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है A2 का वो क्या है 7 है। ये एक्सेलरेशन क्या है 7 है। ये एक्सेलरेशन कितना है 7 है। ये इसकी वैल्यू ये है ना, तो यहाँ पे ये mg माइनस टी इक्वल्स टू m2 7 है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन ये नीचे जा रहा, एक्सेलरेशन 7 है से। ठीक है, 7 है 7 है 7 है। तो यहाँ पे हमने कहा कि ये 7a, तो ये हमारा 7 7 जा 49a। ठीक है, माइनस 10 इक्वल्स टू दिस, ये 60 हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो 50 हो जाएगा, ए ऐड हो जाएगा तो 50a। तो आप यहाँ से कह सकते हो, आप यहाँ से कह सकते हो, इसे मिटाते हैं, आप यहाँ से कह सकते हो कि a की वैल्यू a इक्वल्स टू 60/50 यानी कि 6/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर t कैलकुलेट करना हो तो t कैलकुलेट करना हो तो t इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 10 माइनस 7 इंटू 6/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस 42/5, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 50 माइनस 42/5। ये हो जाएगा हमारा t की वैल्यू, t इक्वल्स टू 8/5 न्यूटन। ठीक है, ये आंसर और ये एक्सेलरेशन आंसर, ये कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लिया। अब बात फिर से आए कि आप एक्सेलरेशन कैसे बताओगे कि इसका 7a है, उसका a है ना। इसके पहले वाले न्यूमेरिकल ने बताया 3a और a कैसे होगा, लेकिन फिर से उसे हम डिस्कस करते हैं एक बार। आज यहाँ से बिल्कुल इस वाले पोर्शन को समझ के ही जाते हैं कि हमें ज़रूरत ना पड़े। देखिए यहाँ पे ब्लॉक फर्स्ट की बात कर ले, आपने ब्लॉक फर्स्ट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया। आपने कहा यहाँ पे 3 स्ट्रिंग कनेक्टेड हैं, इसका 4t है, ये 2t है और ये t है। आपने कहा ये 7t, तीनों ऐड करोगे 70 आएगा ना, 70। और इसका एक्सेलरेशन अगर a है ना, और इसके टेंशन ऐड करके आ रहे हैं 7, तो इसके साथ जो ब्लॉक कनेक्टेड है, सेकंड ब्लॉक है ये वाला, उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा। सेकंड ब्लॉक की बात करें, सेकंड ब्लॉक की बात करें जहाँ हमारा टेंशन t था, केवल t था, इसका एक्सेलरेशन a है और ये तीनों ऐड करके जो हमारा आ रहा 7t है ना, तो ये हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 7a। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जनरलाइज बात करें तो अगर ये सारा ऐड करके nt आता है हमारा, कुछ ऐसा केस होता है कि n1 प्लस n2 प्लस n3 ऐड करके nt आता हमारा, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो हमारा na हो जाता। वही तो हो रहा था ना। अगर इसके पीछे वाले केस में हम बात करें तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ये था, वहाँ पे देखिए उसको भी एक बार देख लेते हैं, चीज़ें समझ में आ जाएगी। हमने कहा ये 2 स्ट्रिंग, यहाँ पे कहा था 2t है और हमने कहा t, ये दोनों ऐड करके क्या आ रहा था हमारा 3t है ना। इसका एक्सेलरेशन हमने फर्स्ट केस में कहा था अगर a है तो सेकंड ब्लॉक के लिए जिसका कि टेंशन t था हमारा वो नीचे की तरफ, उसका एक्सेलरेशन क्या था हमारा 3a। तो जो टेंशन ऐड करके यहाँ पे आ रहा वही एक्सेलरेशन यहाँ पे, तो उससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप। ये बस याद रखने का तरीका है कि हम इस तरीके से एक्सेलरेशन डायरेक्ट बता सकते हैं। हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन ये होगा, ये अगर टेंशन t है, ये ऐड करके n t हो रहा है, तो इस वाले केस में इसका एक्सेलरेशन n a हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। तो इसे आप बढ़िया से देखिए, पढ़िए, और फिर से हम पुली से रिलेटेड क्वेश्चन में मिलते हैं। एक बार पुली को अच्छी तरीके से हम समझ लेते हैं। पूरे पुली से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है हम कोशिश कर रहे हैं उन सबको सॉल्व कर लें और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें। अभी के लिए इतना ही, ओके बाय।